हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग की। आज बेटा चैप्टर लगभग खत्म होने की कगार पे चला जाएगा। कल लास्ट लेक्चर होगा, चैप्टर फिनिश। कल हमने बेटा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक पूरे कर लिए हैं। आज बेटा बिल्कुल फ्रंट पेज से स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। पहले पेज पर आ जाओ। बात कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। फटाफट से निकालना बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। बेटा सामने देख रहे हैं आप। बाबू जब हम किसी भी चीज का प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमेशा मैं ये बात बोलता हूं, प्रोसेस सीक्वेंस में चलेगा। एडवांटेज आगे पीछे लिखो चल जाएगा, लिमिटेशन आगे पीछे लिखो चल जाएगा, फीचर आगे पीछे लिखो चल जाएगा, लेकिन बेटा प्रोसेस मतलब सीक्वेंस। ठीक है जी। बेटा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और सेकंड बेटा स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। आपको बता देता हूं ये दोनों बातें बेटा बेस्ड हैं एक प्रिंसिपल पर, और उस प्रिंसिपल का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। पढ़ के आते हैं बेटा आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में। बेटा ये एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है डिवीजन ऑफ वर्क, आप पढ़ के आते हैं बेटा फ्योल का प्रिंसिपल। अब बहुत आराम से बात सुनते जाना, ये दोनों स्टेप इकट्ठे खत्म करेंगे अब। बेटा हेडिंग का नाम है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कहता है बेटा सबसे पहले आप ये देख लो ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल वर्क क्या करना है। आइडेंटिफाई कर लो बेटा टोटल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस टोटल वर्क को बेटा स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इतने स्मॉलर हो कि वो मैनेज हो पाए बेटा। स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर दो, और बेटा हम उस हर स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क को बोलेंगे जॉब, एंड देन ईच जॉब मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय सम स्पेशलाइज्ड पर्सोनल। याद है बेटा ये बात करी थी मैंने आपसे, वहीं पर भी बात यही बोली थी डिवीजन ऑफ वर्क में। बैंक को सोचो बेटा, बैंक बहुत सारी एक्टिविटी करता है, ठीक है ना। टोटल वर्क शुड बी आइडेंटिफाइड, और उस टोटल वर्क को क्या कर रहे हैं बेटा स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर रहे हैं, और हर स्मॉल और मैनेजेबल टास्क को हम क्या बोलने वाले हैं बेटा जॉब बोलने वाले। इतनी बात क्लियर? धीरे धीरे रुक जाओ, एग्जाम्पल पर भी आऊंगा, पहले कंटेंट बोलने दो मुझे। फिर बेटा बात कर रहा हूं डिपार्टमेंटलाइजेशन की। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है बेटा? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन के टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। कहता है बेटा एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। आपको लगता है बेटा इस टोटल काम में से जो जो काम एक जैसे है ना, उसको इकट्ठा करो और एक डिपार्टमेंट बना दो। कह रहा है एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। जिन एक्टिविटी का एक जैसा नेचर है इकट्ठा करो और डिपार्टमेंट फॉर्म कर दो। समझाने के लिए बेटा एग्जांपल देता हूं, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा एक बैंक के फंक्शंस देखते हैं बेटा, बैंक क्या क्या काम करता है बाबू, और सबसे छोटे टुकड़े करूंगा मैं जितने छोटे छोटे हो सकते हैं। बेटा बैंक ना डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सेविंग बैंक अकाउंट में। आप सेविंग अकाउंट खुलवा लो, पैसे जमा कराने हैं, बैंक करता है बेटा। बाबू बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है एफडी के। आपने एफडी करानी है बेटा, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। बेटा आपने आरडी करानी है, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। आपने करंट अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, बैंक उसके भी पैसे लेता है। बेटा एटीएम कार्ड भी इशू करता है बैंक। बैंक बेटा क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है बेटा। बैंक चेकबुक भी इशू करता है। बैंक लॉकर फैसिलिटी भी देता है बेटा। बैंक आपके यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट्स भी करता है और बहुत सारी कलेक्शन भी करता है। खैर उतनी बात में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, यहीं से मेरा काम चल जाएगा। मैंने क्या करा बेटा, बैंक के टोटल वर्क को डिवाइड कर लिया स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क में। इसको हम प्यार से क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको हम प्यार से बोल सकते हैं जॉब। ठीक है जी, ये बैंक में परफॉर्म की जाने वाली जॉब है। कहता है बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे किया जाता है? एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर
शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। इनमें से बेटा वो एक्टिविटी देख लो जिनका नेचर एक जैसा दिखाई दे रहा है, और क्या करो बेटा, ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट, इकट्ठा कर दो बेटा और एक डिपार्टमेंट बना दो। आप मेरी तरफ देखो बेटा, सर ये चारों के चारों जॉब्स डिपॉजिट से रिलेटेड ही तो है, चारों में पैसा ही तो जमा होना है बेटा। किसी ने सेविंग खाते में कराना है, बस किसी ने करंट में कराना है, किसी ने एफडी में कराना है, किसी ने बेटा करंट आरडी में कराना है। क्या करो बेटा, क्या हम एक डिपार्टमेंट नहीं बना सकते जहां पर बेटा सिर्फ डिपॉजिट्स हो रहे हो? कर सकते हैं ऐसा, पर आपको बता देता हूं एक्चुअलिटी में बैंक में ऐसा होता है। एक ही विंडो होती है जहां पर सबके पैसे जमा हो रहे होते हैं, चाहे सेविंग बैंक का करा लो, चाहे एफडी का करा लो, चाहे आरडी करा लो, चाहे करंट अकाउंट करा लो। ऐसे थोड़ी होता है, 4 अलग विंडो होती है बेटा। बेटा अब खुद सोचो, हर बैंक अकाउंट जो खुलेगा नॉर्मल केस में बेटा सबको एटीएम कार्ड भी चाहिए, सबको चेकबुक भी चाहिए, और बेटा आज की तारीख में तो ट्रेंड ऐसा है बेटा लोगों को क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। तो ये एक्टिविटी एक जैसी नहीं दिखाई दे रही। क्या करना चाहिए बेटा, एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। तो बेटा ये एक डिपार्टमेंट हो गया, ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। समझ में आया डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहले टोटल वर्क लो, टोटल वर्क के छोटे 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 टुकड़े कर दो बेटा, जो एक जैसी बातें उनको इकट्ठा कर दो और बना दो डिपार्टमेंट। क्लियर बात? एक और एग्जांपल से समझते हैं बेटा। बाबू Hyundai या कोई भी बेटा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बेटा ये कार बनाने के लिए क्या क्या करते हैं आप सोचो। बड़ी छोटी छोटी एक्टिविटी है कार बनाने से लेकर बेचने तक। सबसे पहले बेटा ये क्या करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कार बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए बेटा, वो परचेज करती होगी कंपनी। परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, बेटा कुछ चीजें बनी बनाई खरीदती है, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। बेटा कुछ चीजें बनी बनाई खरीदती है ना कार मेकिंग कंपनी, जैसे कि स्टीरियो, म्यूजिक सिस्टम थोड़ी बनाती है Hyundai, एसी थोड़ी बनाती है Hyundai, कार थोड़ी बनाती है Hyundai, टायर थोड़ी बनाती है Hyundai बेटा। टायर परचेज करते हो ना, स्टीरियो परचेज करते हो ना, एसी परचेज करते हो ना, इन्हें बोलते हैं बेटा परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। ठीक है ना, बने बनाए पार्ट्स को खरीदना बेटा। रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, परचेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, परचेज ऑफ एसेसरी। सर एसेसरीज भी खरीदती है होगी कंपनी, नहीं खरीदती होगी? खरीदती है बेटा कार मेकिंग कंपनीज। ठीक है ना बाबू? और क्या करते हो आप बेटा प्रोडक्शन करते हो, इसके अलावा आप बेटा सेल्स करते हो, आप बेटा ऐड करते हो, आप बेटा मार्केटिंग करते हो प्रोडक्ट की। बेटा मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई कर ली एक ऑर्गेनाइजेशन की टोटल एक्टिविटी और उसको स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर दिया बेटा। इनको हम प्यार से जॉब बोलते हैं। और उसके बाद बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे किया जाता है, एक्टिविटी हैविंग कॉमन नेचर शुड बी ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ डिपार्टमेंट। जिन एक्टिविटी का नेचर एक जैसा दिखाई दे रहा है बेटा, इकट्ठा कर दो। एक बात सोचो बेटा, ये तीनों में परचेज ही तो हो रहा है, चाहे रॉ मटेरियल की परचेज है, चाहे मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की परचेज है, चाहे एसेसरी की परचेज है, परचेज ही तो है बेटा। आपको नहीं लगता इनको इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए नोन एज परचेज डिपार्टमेंट? बेटा चाहे मार्केटिंग है चाहे एड है, एक जैसी तो बात है। आप पढ़ते हो मार्केटिंग इज अ वेरी वाइडर टर्म देन एड। एड तो एक छोटा सा पार्ट है ना मार्केटिंग का। आपको नहीं लगता एक डिपार्टमेंट बना देना चाहिए नोन एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट? तो बेटा कर क्या रहे हो आप, पहले ऑर्गेनाइजेशन के टोटल एक्टिविटी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो बेटा, फिर जो एक जैसे नजर आते हैं बेटा उनको इकट्ठा करो और बेटा बना दो इसका डिपार्टमेंट। समझ में आया डिपार्टमेंटलाइजेशन तक मैंने क्या बात बोली? दोनों बातें ओके हैं बेटा। अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के 3 तरीके हो सकते हैं बेटा, मुझे ये पढ़ाने हैं, अभी बताता हूं आपको बेटा। डिपार्टमेंटलाइजेशन के 3 रास्ते हो सकते हैं, बहुत आराम से समझना इस चीज को क्योंकि ये हमारा अगला टॉपिक है बेटा। डिपार्टमेंट में बांटने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। दूसरा तरीका है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा तरीका बस नाम के लिए मुझे चाहिए, मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, बताऊंगा मैं वो भी बेटा, लेकिन बाबू सिर्फ नाम चाहिए, उसका कहीं यूज नहीं है बेटा। ये क्या कहता है, आप डिपार्टमेंट में बांटते हो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके 3 रास्ते हो सकते हैं बेटा। पहला रास्ता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन,
बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े कर दो फंक्शंस के बेसिस पर। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक मेजर फंक्शन है बेटा प्रोडक्शन, तो बेटा बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक मेजर फंक्शन है बेटा परचेस, तो बेटा बना दो परचेस डिपार्टमेंट। सेल्स बना दो सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस बना दो फाइनेंस डिपार्टमेंट। मार्केटिंग बना दो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अकाउंटिंग बना दो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। मतलब dividing the whole enterprise according to the major functions to be performed in the organization is known as functional structure। बेटा इसी को मैं प्यार से बोलता हूं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे बांट देते हो बेटा, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज according to the major functions to be performed in the organization is known as functional structure। तो बेटा ये डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का पहला तरीका है, समझ आई। दूसरा तरीका क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। समझना बेटा, मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन 4 प्रोडक्ट बनाती है। सबसे पहले बेटा बनाते हैं कॉस्मेटिक्स, सेकंड वन आप बनाते हैं बेटा फुटवियर, थर्ड वन बेटा बनाते हैं गारमेंट्स, और फोर्थ वन बेटा बनाते हैं लेदर गुड्स। ठीक है जी, या लेदर प्रोडक्ट। बेटा डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज डिविजनल स्ट्रक्चर। आप ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे भी बांट सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन को बेटा प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बांट सकते हैं। जब प्रोडक्ट के बेसिस पे बांटते हैं हम इसे बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, और जब फंक्शन के बेसिस पे बांटते हैं बेटा इसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ध्यान रखना बेटा, फुटवियर में अलग 4 डिपार्टमेंट होंगे, या 5 होंगे या 10 होंगे बेटा। ये कौन से होंगे, वही प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग एड। ऐसे ही बेटा कॉस्मेटिक में प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग एड, प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग एड, प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग एड। तो बेटा इसमें ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड हो जाती है, लेकिन डिपार्टमेंटलाइजेशन करने का तरीका एक ये भी है। ठीक है ना, बात समझ में आई। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है जी, ये डिविजनल स्ट्रक्चर और ये बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर, दोनों तरीके समझ में आए डिपार्टमेंटलाइजेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है, देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा तरीका भी होता है बेटा, लेकिन ये सिर्फ नाम याद रखना है, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। बेटा हो सकता है मेरी बस बेटा सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा और छोड़ दूंगा यहां पर, ये मेरे कोर्स का पार्ट नहीं। ठीक है ना, ये फर्दर जाकर कभी बीबी एमबीए में पढ़ोगे। मान लो बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन 4 लोकेशन पर है, 4 अलग अलग ऑफिस है हमारे पास। तो बेटा सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को 4 जगह के हिसाब से बांट दो। ठीक है जी, लेट्स सपोज बेटा चेन्नई, लेट्स सपोज बेटा मुंबई, लेट्स सपोज कोलकाता और हैदराबाद। तो पहले क्या करा बेटा, हमने ऑर्गेनाइजेशन के 4 लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। फिर बेटा वही नंबर ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग, प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग, और बेटा समझा, ये है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। तो बेटा डिपार्टमेंटलाइजेशन के 3 तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, या ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। कोई दिक्कत तो नहीं 2 बातों में? एक बार रीड करके बताना जल्दी से बेटा। थर्ड हेडिंग है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। लो प्यारे बच्चों सामने देखना जरा। बाबू कहता है ड्यूटी असाइन करनी शुरू करो। बेटा अभी तक आपने ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है ऐसे स्ट्रक्चर में बांट दिया हो, या हो सकता है बेटा ऐसे स्ट्रक्चर में बांट दिया हो। अब बेटा इंसान को ये तो बता दो कि तूने क्या काम करना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 लोग हैं, सबको क्लियर होना चाहिए ना वो क्या क्या काम करेंगे बेटा, तभी तो टारगेट अचीव होंगे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब आप ड्यूटी असाइन करते हैं तो आपको बैलेंस बिठाना है 2 चीजों में। किन 2 चीजों में? नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सर जब आपने मान लो फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिवाइड करा तो आपको ये पता लग गया ना कि क्या क्या जॉब परफॉर्म होनी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। सामने वाले की क्वालिफिकेशन भी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। एक पर्सन एमबीए है बेटा मार्केटिंग में, ठीक है, ऑब्वियस बात है उसकी जगह क्या है बेटा, उसकी जगह ये डिपार्टमेंट है। बाबू कुछ लोग हैं जिन्होंने सेल्स में पहले से काम किया हुआ है, ऐसे 200 लोग हैं जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के आए हैं, जिन्होंने बेटा सेल्स में काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस है। ऑब्वियस बात है बेटा उनकी जगह ये है।
कहीं और ना प्लेसमेंट कर देना। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी ड्यूटी असाइन करते हैं हम किसी इंसान को, हमेशा बैलेंस बिठाना होता है दो चीजों में, द नेचर ऑफ जॉब एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय। जैसे उसकी क्वालिफिकेशन वैसी जॉब परफॉर्म कराएंगे बेटा उससे। और एक बंदा बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है बेटा, उसका क्या करे, डाल दो प्रोडक्शन में बेटा, उठा लो बोझे उससे। क्लियर है ना बात, कैसे की जाती है ड्यूटी असाइन। ठीक है जी, लास्ट हेडिंग साथ साथ पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग का नाम है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बेटा मेरी तरफ देखना, क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सबको क्लियर होनी चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, कौन किससे ऑर्डर लेगा। और मैं कहता हूं हो जाएगी क्लियर, आप बस मेरी तरफ देखो बेटा। थर्ड हेडिंग में अभी हमने ड्यूटी असाइन करी। ड्यूटी असाइन करने का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। सर ड्यूटी असाइन करने का मतलब क्या, जिम्मेदारियां देना। और आपको याद है बेटा फ्योल का प्रिंसिपल, या कल भी डेलीगेशन के एलिमेंट में पढ़कर आए थे बेटा, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी ना थर्ड स्टेप में, थर्ड जो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी करी वो जिम्मेदारी तो दी बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी। तो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर ही तो अथॉरिटी दूंगा। और सुनना बेटा, जब आप अथॉरिटी दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर, तो ऐसा कभी नहीं होता, कल भी बोली थी ये बात, ऐसा कभी नहीं होता बेटा कि सबको बराबर पावर मिल जाती है। किसी को पावर मिलेगी कम, किसी को मिलेगी ज्यादा। और जब पावर बेटा कम ज्यादा मिलती चली जाएगी, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद है बेटा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की में कल ये बात बोली थी। सर थर्ड स्टेप में मैंने सिर्फ जिम्मेदारियां दी हैं, जिम्मेदारियों को परफॉर्म करने के लिए बेटा अथॉरिटी दे दो बस। और जैसे ही आप अथॉरिटी दोगे तो सबको तो बराबर मिलेगी नहीं बेटा, किसी को मिलेगी कम, किसी को मिलेगी ज्यादा। इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। याद है कल टैक्स वाला एग्जांपल दिया था आपको। और बेटा जब चेन बन जाएगी तो बेटा ऑटोमेटिकली रिलेशन क्लियर हो जाएगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर हो गया बेटा, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस इतना आसान, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बाबू सबसे पहला टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है, इसी पेज पर है ना बेटा। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन तब तक समझ नहीं आ सकती थी जब तक प्रोसेस ना होता। अब हमने प्रोसेस कर लिया बेटा, तो समझाना मेरे लिए बहुत आसान हो गया है बेटा कि ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है। बाबू अगर आप अब ध्यान से पढ़ोगे ना, सारे वर्ड वही आएंगे जो प्रोसेस में आए। कहता है ऑर्गेनाइजिंग इज द, क्या लिखा हुआ है, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग देम। क्या, अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। बेटा कहता है ऑर्गेनाइजिंग क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइजेस। डिफाइनिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज मतलब बेटा डिफाइनिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, इधर देखना, एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज। यहां मैं क्या कर रहा हूं, सारी की सारी एक्टिविटी डिफाइन कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, और यहां डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या कर रहा हूं, ग्रुपिंग कर रहा हूं। तो क्या कहता है, ऑर्गेनाइजिंग किस चीज का प्रोसेस है बेटा, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। अथॉरिटी रिलेशन मतलब वही सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्लियर करना, ये ऑर्गेनाइजिंग का काम है। सर पूरा प्रोसेस चिपकाया हुआ है जिसने भी डेफिनेशन दी, थ्याओ हेमन के डेफिनेशन है बेटा। ठीक है जी, समझ आई डेफिनेशन, समझ आया प्रोसेस, बढ़े आगे बेटा। बाबू अभी इंपॉर्टेंस को छोड़ दो ऑर्गेनाइजेशन की, आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बिल्कुल वही है जिस पेज पे आपको इंपॉर्टेंस के नीचे दिया गया है बेटा, दिया है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये दो टॉपिक दिए गए हैं बेटा। बाबू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से बात क्लियर करेंगे, मेरी तरफ देखना। बाबू एक डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ये डेफिनेशन दिया बेटा पीटर ड्रकर ने। ठीक है जी, बस थोड़ी सी पी थी तब दी थी बेटा, ठीक है ना। इसका नाम है पीटर ड्रकर, ठीक है ना। डेफिनेशन बहुत कमाल है बेटा। कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसेबल मीन्स and a wrong structure will seriously impair the business performance or even destroy it। मेरी तरफ देखना, कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसेबल मीन्स। इंडिस्पेंसेबल मीन्स मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। इंडिस्पेंसेबल का मतलब है बेटा बहुत नेसेसरी है।
कहता है रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस और इवन डिस्ट्रॉय इट। बेटा कहता है चाहे ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट करो चाहे ये स्ट्रक्चर अडॉप्ट करो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बड़ा जरूरी है। अगर आप गलत स्ट्रक्चर अडॉप्ट करते हो या अडॉप्ट ही नहीं करते बेटा, या तो बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब हो जाएंगी बेटा, या बेटा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। मैं एक एग्जांपल देकर आपको क्लियर करता हूं। सर एक बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो स्कूल, ठीक है जी बेटा, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी को क्लियर नहीं है, ये किसी को नहीं पता बेटा कौन किसका सुपीरियर है कौन किसका सबऑर्डिनेट है। बेटा 50 टीचर काम करते हैं, ठीक है जी, और कोई स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। कायदे से हमारा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, प्रिंसिपल सबसे पहले है बेटा, देन वाइस प्रिंसिपल है, देन स्ट्रीम हेड है, उनके नीचे टीचर्स है, उनके नीचे मॉनिटर्स है, कहीं जाकर फिर 4th ग्रेड है। ये स्ट्रक्चर है, लेकिन बेटा क्लियर नहीं है। मान लो सर होगा पता है क्या, एक टीचर दूसरे को कह रहा होगा वहां जाके पढ़ा ले उस क्लास में, दूसरा तीसरे को कह रहा होगा तू वहां जाके पढ़ा ले बेटा, सब एक दूसरे को ऑर्डर देने में लगे हुए होंगे। काम हो सकता है बेटा कभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में? ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा, एक 11 बंदों की क्रिकेट टीम खेल रही है बेटा, कोई कैप्टन डिसाइडेड नहीं है, लड़ रहे हैं बेटा, पहले बॉल मैं करेंगे, पहले बैट मैं उठाऊंगा बेटा, क्या होगा बेटा, क्रिएट क्योस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बराबर है, लड़ाई झगड़े के अलावा बेटा कुछ हो नहीं सकता, कभी रिजल्ट नहीं आ सकता ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना जी। सर हमने तो डिसाइड कर दिया, बाकी आपको बता, आप संभाल लो कैसे संभालते हो। क्लियर है ना बेटा बात, समझ आया बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत बढ़िया है बेटा, समझ आई। आगे बढ़ते हैं बेटा, फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने से पहले क्या क्या बातें सोचनी पड़ती है, और आपको बता देता हूं शुरू की 2 हेडिंग में से मुझे एक बात भी नहीं बतानी बेटा। पहली हेडिंग क्या है, जॉब डिजाइनिंग, मेरी तरफ देखना सर, कर तो ली जॉब डिजाइन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ये जॉब डिजाइन ही तो होता है, खुद सोचो। द टोटल वर्क should be divided into small and manageable task and then each small and manageable task is known as job। जो भी तो डिजाइन करी। सेकंड हेडिंग क्या है सर, यहां भी तो यही थी, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में भी तो सेकंड हेडिंग यही थी बेटा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। सर है सेम नहीं है बात। थर्ड हेडिंग क्या है बेटा, स्पैन ऑफ। बेटा देखो एक बात सुनो, कई बार पेपर में वर्ड आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल या वर्ड आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक जैसी ही बात है आपके लिए, वैसे हल्का बहुत फर्क होता है, लेकिन आपके कोर्स में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है उनका, ठीक है जी। आपके लिए दोनों एक जैसी बात है, बहुत आराम से समझ लो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। और यहां से एमसीक्यू आना तय है इस पॉइंट से। बेटा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करेगा, अब ये डिसाइड कर लो। हमने डिपार्टमेंट बना दिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पहले जॉब डिजाइन करी, डिपार्टमेंट बना दी, ये डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए, प्रोडक्शन परचेज सेल्स मार्केटिंग एड, मान लो ये डिपार्टमेंट क्रिएट हो गए। सर एक इसका सुपीरियर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जिसको हम प्रोडक्शन मैनेजर बोलते हैं, इसके नीचे कितने सबऑर्डिनेट काम करेंगे ये डिसाइड कर लो, इसे बोलते हैं हम स्पैन ऑफ कंट्रोल। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल सुपीरियर। और आपको बता देता हूं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पैन ऑफ कंट्रोल डिसाइड करता है, सब ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करते हैं, इवन नहीं। सर आप स्कूल में जाते हो एडमिशन लेने, स्कूल क्या बोलता है 60 सीट फुल हो चुकी है, हमारे पास 61 का एडमिशन लेने की जगह नहीं है। उन्होंने क्लासरूम इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि उसमें 60 ही बच्चे आ सकते हैं बेटा, क्योंकि उनको पता है टीचर 60 ही कंट्रोल कर सकता है, इससे ज्यादा तो बेटा बच्चे कंट्रोल नहीं होते, ठीक है ना बेटा। बाबू सेम बात मेरे साथ भी है, मेरी भी एक लिमिटेशन है बेटा, मेरा भी एक स्पैन ऑफ कंट्रोल है 70-80, दैट्स इट। उसके बाद हम भी नहीं ले सकते बेटा बच्चा, ना तो जगह है बेटा ना कंट्रोल हो सकते, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा यूनिवर्सिटीज में भी होता है, ये कोई एक जगह पे नहीं लगता स्पैन ऑफ कंट्रोल, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगता है बेटा। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा फेमस एग्जांपल है बेटा, हमेशा सुना होगा आपने मेरे मुंह से, वहां टीचर स्टूडेंट रेशो है 1:1। एक कोर्स में एक ही स्टूडेंट का एडमिशन होता है, दैट्स इट, दूसरा पढ़ाते ही नहीं वो। करोड़ों रुपए में फीस है, मनमोहन सिंह जी वहीं से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके आए थे। टीचर स्टूडेंट रेशो 1:1, एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, दूसरा एडमिशन ही नहीं होता एक कोर्स में। दिस इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्लियर हो गया अब शायद वर्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या मतलब है। एंड लास्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पूरी पीएचडी कल कराई, बस आज तो वर्ड बोलने हैं बेटा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, क्योंकि पता है बेटा
नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द एंटायर टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए किसी एक्सटेंट तक आप काम को बांटते चले जाते हो। खत्म। दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। टॉपिक खत्म हो गया बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर की। बेटा बात कर रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर की। बहुत सारी मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन बेटा रीड करेंगे इसको कलम ढंग से। ठीक है जी, और कल बेस मेरे पास इक्का दुक्का टॉपिक है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कल है तो आज ही निपटा दो फिर। चलो जी, अरे खत्म करो क्या। अच्छा चलो ठीक है, सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो बेटा। बात कर रहे हैं फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की। बाबू फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है अभी पढ़कर आए बेटा। डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म। और बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है ना, प्रोडक्ट के बेसिस पे बांट लो डिविजनल स्ट्रक्चर, बेटा फंक्शंस के बेसिस पे बांट लो फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आप सब सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ। बाबू एक बात ध्यान रख लेना, जब आप मेरिट्स की बात करते हो या डीमेरिट्स की बात करते हो ना, तो आराम से देखना, यहां पर जब सोचोगे ना बेटा इसकी मेरिट या डीमेरिट, तो इसके डिविजनल हेड के एंगल से सोचना। हर ऑर्गेनाइजेशन में बेटा एक डिविजनल हेड होता है। लेदर डिवीजन का हेड, फुटवियर डिवीजन का हेड, गारमेंट डिवीजन का हेड, या बेटा कॉस्मेटिक डिवीजन का हेड, जिसकी जिम्मेदारी होती है बेटा कि सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके चले। समझ आई बात? इसके लिए मेरिट डीमेरिट सोचोगे हमेशा उसके डिविजनल हेड के एंगल से सोचना। ठीक है जी, इसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के एंगल से मत सोचना, फिर तो बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर की मेरिट सोचने लग गए। डिवीजन में डिवाइडेड है ना, तो बेटा डिविजनल हेड के एंगल से मेरिट डीमेरिट सोचनी है। समझ आई बात? चलो जी, अब एक बात मैंने सिर्फ बेटा आपसे गेस कराना है, ठीक है ना, आपने सोचना है अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, स्पेशलाइजेशन कहां अचीव हो सकता है, फंक्शनल में या डिविजनल में? सिर्फ सोचना है अच्छे से हमने, फंक्शनल और डिविजनल। मिली बेटी राय? बेटा ऑलवेज फंक्शनल। अब सुन लेना भाई, दिल नहीं कह रहा मेरा ऐसे कहने को, मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, तेरी तरह नहीं हम दिल से मैसेज करते रहे बस। लो जी बेटा, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको प्लेस कर दिया गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन बेटा परचेज में थी, या आपको पोस्ट कर दिया गया सेल्स डिपार्टमेंट में क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन सेल्स के अकॉर्डिंग थी। आप सालों साल एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और आपको पता है बेटा जब हम एक जैसे वर्क को बार बार परफॉर्म करते हैं, इट लीड टू द स्पेशलाइजेशन। हमेशा स्पेशलाइजेशन इज द मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। एंड व्हाट अबाउट डिविजनल? बेटा यहां कभी कोई स्पेशलाइजेशन हो नहीं सकता, लेकिन बेटा एक और फायदा हो सकता है। आप यहां पर ये तो कह सकते हो, अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था, मेरिट डिमेरिट सोचनी है किसके एंगल से? डिविजनल हेड के एंगल से। आप फुटवियर डिवीजन के हेड हो, आप स्पेशलिस्ट हो सर, आप इतनी सारी एक्टिविटी अकेले देख रहे हो। जब एक पर्सन इतने सारे काम करता है कभी स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होता। लेकिन बेटा हम इसको यहां पर ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स। एक डिविजनल हेड में ना सारे स्किल्स होते हैं, प्रोडक्शन के भी होते हैं, परचेज के भी होते हैं, सेल्स के भी होते हैं, मार्केटिंग के भी होते हैं, अकाउंटिंग के भी होते हैं, बेटा सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एक में भी नहीं होता। लेकिन बेटा यहां काम कर रहा पर्सन बेटा हमेशा स्पेशलाइज्ड होता है। शायद क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा ये बताओ बेटा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कहां हो रहा है? यहां डुप्लीकेशन है या यहां डुप्लीकेशन है? डुप्लीकेशन मतलब एक जैसा काम बार बार, ऑब्वियस डिविजनल। आप खुद सोचो, मेरी तरफ देखना बेटा, हर एक जगह पर डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का। फुटवियर में भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक में भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, गारमेंट में भी मार्केटिंग, लेदर गुड्स में भी मार्केटिंग। मान लो ये कुछ भी कंपनी है, किसी भी कंपनी का नाम सोच लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर भाई 1000 प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना, लेकिन बेटा अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। पहले डिवीजन ने ऐड करा बेटा फेयर एंड लवली का, 5 करोड़ रुपए लगाए ऐड करने में, ठीक है जी। दूसरे डिवीजन ने ऐड करा दूसरे प्रोडक्ट का
फिर 5 करोड़ लगाए, तीसरे डिवीजन है फिर ऐड करा तीसरे प्रोडक्ट का 5 करोड़ लगाए। सर आपके 20 डिवीजन है, 20 डिवीजन ऐड कर रहे हैं बेटा, आप तो बाबू 100 करोड़ रुपए ऐसे ही फूक दोगे सिर्फ ऐड में। वाई नॉट बेटा एक ऐड करें, एक ऐड में 20 प्रोडक्ट शो कर दे बेटा। आप और बात सोच लो, सब में अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है जी, यहां अकाउंट्स बनाने के लिए अलग स्टाफ, 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 और यहां अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है एक पर्सोनल हेड है, बाकी कुछ लोग काम कर रहे हैं। सर सारे के सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बंदा अकाउंटिंग कर रहा है, सैलरी एक जगह जा रही है, यहां सैलरी 4-5 जगह, जितने भी प्रोडक्ट आपके हैं, जितने भी डिवीजन आपके, तो बेटा डुप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, या हद से ज्यादा डुप्लीकेशन है, इसीलिए ये कॉस्टली होता है। सस्ता फंक्शनल स्ट्रक्चर पड़ता है, यानी कि इकोनॉमिकल ये है बेटा, कॉस्टली ये है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा ये बताओ एक्सपेंशन कहां पर आसान है, फंक्शनल और डिविजनल? 100% डिविजनल। देखो आप खुद सोचो, मान लो मेरी कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है अभी और फंक्शनल स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, ठीक है जी। आपने दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, सर जैसे ही आप दूसरा प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे ना, सारे के सारे डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब कर देंगे। कैसे? परचेज वाले को कहेंगे बात सुन, तूने ना अब इसका भी रॉ मटेरियल खरीदना है, उसने कहा ठीक है। प्रोडक्शन को बुलाया, तूने अब इसको भी प्रोड्यूस करना है, तूने इसको भी बेचना है, तूने इससे रिलेटेड अकाउंटिंग भी करनी है, तूने इससे रिलेटेड ऐड भी करना है, सब डिस्टर्ब A to Z। सर एक नया प्रोडक्ट आपको बनाना है, लेट्स सपोज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन बनाना है बेटा, आपने एक नया डिवीजन ऐड करा, इसमें बनाए 5 डिपार्टमेंट, नया स्टाफ आ गया, इन चारों को तो पता ही भी नहीं लगा कब डिवीजन ऐड हो गए चारों। इनको पता लगा कि कब नए डिपार्टमेंट ऐड हुए बेटा? किसी को पता ही नहीं लगेगा, कभी भी नहीं पता लग सकता। समझ में आया बेटा? एक नया वर्टिकल ऐड करना हो, एक नया बिजनेस ऐड करना हो, या आपको एक्सपेंशन करना हो, हमेशा डिविजनल में आसान होता है, कभी भी फंक्शनल में आसान नहीं होता। इतनी बात ओके, बाकी बातें कल करेंगे बेटा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।